हेलो दोस्तों, मैं जयकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको मैं राजू का ये प्रकाशन जो राजू प्रकाशन का है अनसॉल्व यही करा रहा था, ठीक ना। सेट नंबर 2 तक हो गया, पहला दूसरा सेट पूरा वीडियो बन गया। ये आपका है तीसरा सेट, ठीक ना। और तीसरे सेट का ये आपकी मतलब इस वाली वीडियो में ही आधा ही हो पाएगा, ठीक ना। आधा दूसरी वीडियो में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जब बन जाएगी तो इसमें भी लिंक मिल जाएगा आपको और इसका लिंक उसमें मिल जाएगा, ठीक ना। और अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और वीडियो देखने से पहले बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो लगेगी और कूल समझ में आएगा। और पहले ही लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ठीक ना। और बहुत ही बच्चों का मतलब ये था कि सर ये करा दीजिए, ये प्रैक्टिस सेट 3-4 कब आएगा। तीन आ गया है, 4 जल्द ही आएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम लिखे नहीं है। और यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान है, सेट 3 2022 का है, 347 GJ इसका कोड है। जो पूर्णांक आपको दिख रहा है 70 अंक का है। ये देखिए 3 घंटे 15 मिनट, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3 घंटे पेपर करने के लिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन में हम यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन ये इस यहाँ पर करा देंगे पहला क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन है सब लिख कर रखे हुए हैं उसको करा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि षटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण, ठीक ना। तो जो षटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है आपका CDS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है, ठीक ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ पर देखिए श्यानता भी नहीं है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म में आपका परासरण दाब आता है, क्वथनांक का उन्नयन आता है, हिमांक का अनुमान आता है, ठीक ना। तो ये पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, प्रकाशीय घूर्णन भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला, ठीक ना, ये वाला, ठीक। ग वाला है निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला दिख रहा है FeCl3 प्लस SnCl2 और 2FeCl2 प्लस SnCl4, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक ना। तो और यहाँ पर देखिए घ वाला है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह हैं। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह है, इसमें एक ही एल्कोहल समूह होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफार्म अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर देखिए RnO2 आपको दिख रहा है, RnO2 यही आपको क्या देता है, हैलोफार्म अभिक्रिया देता है, ठीक ना। आप देखिए च वाला देख लीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का क ख ग ये आपको मिल रहा है अगले पेज पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते रहिए आप लोग, वीडियो पर बने रहें, ठीक ना। और देखिए ये प्रैक्टिस सेट 1 का पेज 1 है, और आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का पहले ये 2 अंक के लिए है, कितने अंक के लिए, 2 अंक के लिए 4 क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का वाला क्या कर रहा है कि ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, ठीक ना। ठोस में क्या करना है आपको, बिंदु दोष का प्रकार लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। पहले हम लोग बिंदु दोष लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा थी। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। यहाँ पर देखिए बिंदु दोष के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष, यानी कि स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, ठीक ना। दोनों नाम यहाँ पर लिख लिए, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में ये दोनों पूछा है। पहले में ये वाला पूछा है, दूसरे में नॉन स्टाइक्योमेट्री पूछा है, ठीक ना। एग्जाम्पल पूछा है तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखिए यहाँ पर NaCl कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो Na है और 8 गो Cl है, ठीक ना। यानी कि 8 Na, 8 गो क्या है, Na कितना है, 8 गो है। और यहाँ पर Cl भी कितना है, 8 गो है। Cl कितना है, 8 गो। दोनों की संख्या बराबर है। जब दोनों की संख्या बराबर है, जब इसमें अनुपात निकालेंगे आप तो 8:8 हो जाएगा, यानी कटेगा तो 1:1 आएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री, ठीक ना, जिसमें इनका जो क्रम है सेम रहता है, ठीक ना। इनके जो अनुपात का क्रम है विक्षुब्ध नहीं होता है, सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री। अब हम इसमें से
Na कोई एक Na एक सोडियम को निकाल दे, खाली सोडियम को निकालेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको 7 गो सोडियम बचेगा और अनुपाते में 8 गो बचेगा। तो ये देखिए इसकी जो विक्षुब्ध है ये बिगड़ गई, ठीक ना, इसकी जो सजावट थी स्टाइक्योमेट्री थी ये क्या हुई, बिगड़ गई। तो इसको बोलेंगे 7:8 को बोलेंगे ये नॉन स्टाइक्योमेट्री है या फिर अरस समीकरण मिति दोष का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। जब यह 7 सोडियम और 8 क्लोरीन हो जाएगा या फिर 8 क्लोरीन 7 सोडियम हो जाए या फिर 10 सोडियम 9 क्लोरीन हो जाए, ठीक ना, यानी कि घटबर होना चाहिए, घटबर, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री। ये स्टाइक्योमेट्री का एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर नॉन स्टाइक्योमेट्री का एग्जाम्पल बना लेंगे, कहीं पर आप बना लीजिएगा, ठीक ना। दोनों का पूछा है यानी कि एक Na यहाँ से निकाल दीजिएगा, Cl रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ख वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। अंतर क्या करना है आपको समझाना है। तो अंतर देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं और देखिए यहाँ पर पहला अंतर क्या है, परासरण विलयनों का एक गुण है। किसका गुण है, ये देखिए परासरण जो है विलयनों का गुण है, विसरण गैसों का एक गुण है। किसका, गैसों का एक गुण है। दूसरा देखिए परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक ना, किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और देखिए दूसरा इसमें विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है विसरण में, ठीक ना। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है परासरण में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, ठीक ना। तनु विलयन से यानी कि हल्के विलयन से ज़्यादा गाढ़े विलयन की तरफ, गाढ़े विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक। इसमें देखिए विसरण में गैसों के कण अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अधिक घनत्व यानी कि घन, घनत्व का मतलब क्या होता है, घन वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिए चौथी पॉइंट है परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। इसमें से आप 3 ही लिख सकते हैं, 3 लिख देंगे तब वो बहुत हो जाएगा, ठीक ना। इसमें परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। अब देखिए जो विसरण है, विसरण को न तो रोका जा सकता है और न ही विपरीत दिशा में ले जाया जा सकता है, ठीक ना, न ही विपरीत दिशा में ले जाया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका अंतर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे आपका जो ग वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा का ग वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखे विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता। यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसमें क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक ना। इसमें दूसरी पॉइंट देख लीजिए। दूसरी पॉइंट है कि विशिष्ट चालकता को कप्पा यानी कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता को लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैम्बडा, लैम्बडा यम से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पर इसका सूत्र लिख लिए, कप्पा बराबर होता है 1/ρ यानी कि 1/ρ बराबर होता है R इंटू एल, R इंटू A/L होता है, ठीक ना। ये तो इसका मान रखे तो ये हो गया 1/R इंटू L/A हो गया, ठीक। लैम्बडा का सूत्र होता है लैम्बडा बराबर, लैम्बडा यम बराबर होता है मोलर चालकता का सूत्र कप्पा इंटू 1000 बटे में यम। यम क्या है, जो विलयन उसकी सांद्रता है, ठीक ना। यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए दूसरा का घ वाला देखिए, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए द्रव स्नेही किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो जल के साथ आसानी से मिलकर क्या बना ले, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा हम लिखे हैं, ठीक ना, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। ऐसे पदार्थ जो जल के साथ आसानी से मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण देखिए गोद हो गया, गोदा आप लोग देखेंगे लेई जिसे कहते हैं गोद, ठीक ना। स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक ना, जिलेटिन। अब देखिए द्रव विरोधी ये कोलाइड विलयन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक ना। उन्हें क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना है, आर्सेनिक है, क्या है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए सोना, आर्सेनिक आदि के सॉल मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में हो गया, आशा ने पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आ गया होगा तो एक कमेंट तो जरूर बनता है, ठीक ना,
एक कमेंट जरूर करिए। अब देखिए आते हैं इस वाले पर, ठीक ना, यानी कि पेज नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3, उसमें का घ वाला खत्म हो गया। ये भी आपका 2 अंक के लिए है और जिस जैसे अंक के लिए उसी तरह के क्वेश्चन हम लिखे भी हैं, ठीक ना। कह रहा है कि 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर NaCl का अणु भार कितना होता है, 58.5 होता है। NaCl के मोलों की संख्या यानी कि जो भार बटे अणु भार, ठीक ना, क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। भार कितना दिया, 58.1 और यहाँ पर अणु भार कितना, 58.5 होता है। इसका लगभग में आ जाएगा 1 मोल, लगभग में हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक ना, लगभग में 1 मोल आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल सोडियम क्लोराइड में यानी कि NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है, अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। कितनी, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक ना। NaCl की एक इकाई मात्रक सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4, कितनी है, 4 है तो 4 लिख लिए। इकाई सेलों की संख्या बराबर, इकाई सेलों की संख्या बराबर, अब सूत्र क्या होता है, जब सेलों की संख्या पूछा है तो इसका सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 58.1 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाई की संख्या, एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाई की संख्या, ठीक ना, यानी कि ये क्या हो गया आपका, जो ये 58.1 ग्राम दिया है ये अवगाद्रो संख्या ऊपर लिख लिए, यानी कि इसी में से दिया है ना, जो 58.1 ग्राम NaCl उसी का मान कितना है, यानी कि अवगाद्रो संख्या बटे इकाई सेलों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है, ठीक ना। तो 4 यहाँ पर रख दिए, 6.02 × 10⁻23 बटे में 4 हो गया। अब देखिए 4 से जब काटेंगे, 4 × 1 = 4 बचेगा, 1 10 हो जाएगा, 4 4 × 1 = 4 बचेगा, 2 ये 20 हो जाएगा, 4 5 20 और ये 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 4 5 20, तो ये आ गया 1.505 × 10⁻23 इकाई सेल। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आसान है, पूरा विश्वास से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 का ख देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का ख कह रहा निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पर दिया NiCO का 4 यानी कि टेट्रा, इसको बोलते हैं टेट्रा ये कार्बोनिल समूह, कौन समूह है, कार्बोनिल। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल समूह, और कितने बार है, 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। अब ये बचा, कौन सा बचा, ये आयन धातु बचा, ठीक ना। धातु कौन सा धातु है, निकिल है, कौन है, निकिल है। तो ये निकिल हो गया, और ये 0 क्या है, 0 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, निकालेंगे तो 0 आएगी, ठीक ना। अब देखिए पोटेशियम यहाँ पर देखिए K2ZnOH टेट्रा है, ठीक ना। OH का मतलब OH 4 बार है, 4 बार है, तो इसको हम लिखेंगे पहले, यहाँ पर जो बाहर रहता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, ठीक ना, टेट्राहाइड्रोक्सो इसको लिखेंगे, इसको 4 बार है तो टेट्रा और हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाइड्रोक्सो, ठीक ना। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, जिंकेट सेकेंड, जिंकेट कितना, सेकेंड, ठीक ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सेकेंड आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में अगर आपको अच्छा लगे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में बेहतर पड़ता है, गलत नहीं होता है जल्दी, ठीक ना। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3 के ग वाला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। अंशाप नंबर जो सेट नंबर 2 पढ़ा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, विकृतीकरण, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, अंडे मछली मांस मनुष्य को आवश्यक प्रोटीन देते हैं, ठीक ना। अंडे मछली मांस, यही नहीं सिर्फ वो भी देता है, देखिए जो मूंगफली है आपका, जो मूंगफली है ये सब भी देते हैं, ठीक ना। फल भी प्रोटीन देते हैं, ऐसी बात नहीं कि मांस से मछली दे। अब देखिए दूसरा है यहाँ पर इसका जो कार्य ये बताने, पहला पेशियों का निर्माण करता है, जो प्रोटीन है क्या करता है, पेशियों का निर्माण करता है। दूसरा है शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करता है। तीसरा है एंजाइम तथा हार्मोनों का संश्लेषण करता है। चौथा रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की पीएच का नियंत्रण करता है। फिर यहाँ पर पांचवा है एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा भी करता है, ठीक ना। ये इसके कार्य थे। अब देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण आपको दिखा देते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण देखिए,
प्रोटीन ऊष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। यहाँ पर आप लिखकर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लिखकर आप छोड़ सकते हैं और आगे लिखना है तो और लिख लीजिएगा। विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना क्या होती है, बदल जाती है, ठीक ना, परिवर्तित हो जाती है। विकृत प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देती है। क्या खो देती है? अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देती है। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर घ की तरफ, ठीक ना। प्रश्न नंबर तीसरा का जो घ वाला है इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लिए, इसको पूछा है कि गैर धातु क्या है, ठीक ना, गैर धातु क्या है, इनके गुण लिखिए। क्या लिखना है? इसका गुण लिखना है गैर धातु का। अब देखिए हम गैर धातु यहाँ पर हेडिंग लगाएं और लिखें कि गैर धातु ऐसे तत्व होते हैं जो ताप और बिजली का संचालन नहीं करते, यानी कि अधातु टाइप होते हैं, ठीक ना, करते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, अधातु भी चमकदार नहीं होता, वे न तो ट्यूब या तार में बदल सकते हैं और ना ही लचीले होते हैं, ठीक ना, एकदम धातु की तरह होते हैं, ठीक। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा दिए, सब अधातुएं हैं। अब देखिए गुण, इसका गुण पूछा है तो गुण भी देख लीजिए। कह रहा है कि अधातुओं को पतले तारों में नहीं डाला जा सकता है और इसलिए वे गैर तन्य हैं, ठीक ना। फिर उसके देखिए गुण, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। अधातुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, ठीक ना, अधातुओं में कैसा, निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। प्रश्न नंबर 3 वाला आपका देखिए, प्रश्न नंबर 3 का घ खत्म हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आता है 3 अंक के लिए, ठीक ना। अब तक जो था 2 अंक के लिए था, ये देखिए 3 अंक के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पहले क वाला देखिए, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नर्नर समीकरण लिखिए। फिर कह रहा है EMF की गणना कीजिए, ये आपको दे दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन है E0 Fe+2 प्लस Fe से हो गया है -0.44, ठीक। फिर यहाँ पर दिया है Fe सॉलिड से Fe+2 बन गया है और इसकी मोलरता दी है 0.001, ठीक ना। फिर यहाँ पर H+ हाइड्रोजन का दिया 1 मोल और H2 ये गैस में परिवर्तित हो गया, ठीक। फिर इसका जो Fe+2 दिया है, इसका तो मान दिया लेकिन हाइड्रोजन का नहीं दिया। हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का? 0 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप पूरा, मैं हल किया हूँ, मुझे का बड़ा सवाल है 2 पेज का है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं फार्मूला लिख लिया हूँ, E बराबर होता है E0 -RT/NF log E, ठीक ना। उत्पाद बटे में अभिकारक आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक ना, ऐसे कोष्टक में आप बंद कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पर देखिए क्या है, T बराबर होता है 298 केल्विन दिया है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। फिर देखिए या आयन, यहाँ पर देखिए F बराबर होता है 96,500, E बराबर इलेक्ट्रोड विभव होता है, R बराबर होता है 8.314, E0 बराबर होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए नर्नर समीकरण से, ठीक ना। अब देखिए वही सूत्र लिखिए, नर्नर समीकरण से चल रहे हैं तो नर्नर समीकरण क्या होता है कि 2.303 ये बढ़ जाता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर log बेस 10 है, ये बेस 10 है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं बेस 10 में, ठीक ना। उत्पाद बटे अभिकारक। अब देखिए यहाँ पर मान रखे हैं E0 माइनस R, ये R का मान है, ये T का मान है, ये देखिए ये आपका सूत्र में, और N का मान अभी निकाले नहीं है 96,500। ये P बटे R क्या है? प्रोडक्ट बटे रिएजेंट, यानी कि उत्पाद बटे अभिकारक, ठीक ना। सब उसी प्रकार से आप सिर्फ इतने को हल जब करेंगे तो आएगा 0.059, इतने को हल करके आप देख लीजिए आएगा 0.059, ठीक ना। बटे में N आ गया, log 10 P बटे R हो गया, ये माइनस में है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए E0 सेल बराबर क्या होता है? अब यहाँ पर मान रखने के लिए मान निकालना पड़ेगा, तो E0 सेल बराबर क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक ना, ये होता है E0 सेल बराबर। तो E0 सेल बराबर यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे आया है, ठीक ना। E0 कैथोड बराबर
तो यहाँ पर देखिए सेल प्रदर्शन में एफ ई प्लस एफ ई से क्या हुआ, एफ ई प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया यहाँ पर संतुलित कर दिए। फिर यहाँ पर एच प्लस क्या हुआ, H2 हो गया, ठीक ना, यानी कि गैस बन गई है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। और देखिए अब देखिए हम बता दें कि एफ ई प्लस 2 जब इलेक्ट्रॉन तीर के इस साइड जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसका आपका होगा आक्सीकारक, क्या होगा, आक्सीकरण होगा। और जिसका आक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक ना, एनोड बोलते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर आ गया है इधर अगर प्लस, तीर के इधर प्लस जुड़ेगा तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका होगा कैथोड, और जिसका कैथोड होता है उसको बोलते हैं अपचयन, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए सेल की क्रिया लिख लिए। और देखिए जो यन का मान आया, देखिए यहाँ पर देखिए 2 आया, दोनों में कितना आया, 2 आया। तो यन बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यन बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक ना। और देखिए मान रखेंगे कैसे, जो आपका 2 आया, ये 2 आया है, और इसमें जो आपका था ई वाला, ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, ठीक ना। तो यहाँ पर मान दिया है एनोड का मान इसका, तो यहाँ पर देखिए एनोड किसका हो रहा है, एफ का, और एफ का मान ऊपर दिया है आपका, एफ का मान देखिए कितना दिया है, -0.44, ठीक ना, -0.44 एनोड का मान दिया है। तो एनोड यहाँ पर रखा जाएगा, और कैथोड का मान कुछ नहीं दिया है तो कैथोड का मान 0 लेंगे, ठीक ना, हाइड्रोजन का 0, तो 0 माइनस ये माइनस, फिर -0.44 ये होगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.44, ठीक ना। और ई नाट का मान देखिए क्या आ गया, 0.44 आ गया। अब देखिए मान पूरा रख देंगे ये इस वाले पर देखिए मान रख दिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ई सेल बराबर ई एम एफ सेल बराबर ये क्या हो जाएगा, ई नाट सेल -0.0, और ये 5/9 में यन, ये सूत्र है। अभी यहाँ पर देखिए मान रखें 0.44 -0.09 5/9 में 2, यन का मान हो गया log10, और ये देखिए 0.001 या 1, ये मान देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में मान दिया, ठीक ना। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए एफ का मान दिया 0.001, और इसका मोलरता कितना दिया, 1 दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर उसका क्या किए हैं, मान रख दिए हैं, और मान रखने के बाद अब हल करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0.001/1, और इसको जब हम हटाएंगे 0.00 को 1 लाएंगे तो इसको 1000 से भाग करेंगे, 1000 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 1000 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 1000 इससे इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, और 1000 नीचे गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। ये देखिए ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाएगा, इसके बराबर मतलब क्या है, 10 के पावर 3, ठीक ना, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में है, ठीक ना, ये माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जब लाग में होता है 10 के पावर में, कोई चीज़ लाग के इंटू में हो और ये पावर में हो तो ये क्या हो जाती, आगे आ जाती। तो यहाँ पर देखिए -3 आगे आ गया, और लाग में 10 हो गया, ठीक ना, और बकिया सब वही है, लाग में 10, और लाग 10 का मान चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, लाग 10 का मान आपको पता होना चाहिए 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लाग 10 का मान 1 रख दिए, और गुणा कर दिए इसमें, फिर इसका गुणा इसमें कर दिए तो 0.177 आ गया, ठीक ना, 177/2 तो है ही, 2 हो गया। अब देखिए 2 से इसमें गुणा कर दिए 0.88 हो गया, और ये 0.177 ये रह गया /2, ठीक ना। अब दोनों को घटा करके 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोनों को। यहाँ पर देखिए -3 से गुणा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया। अब दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा EMF बराबर 0.528 वोल्ट, ये लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर सही है आपका, ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका है देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का ख कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। निम्न पर क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब देखिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव दिया है, विद्युत कण संचलन दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें
कोलाइडी विलयन में से गुजरती हैं तो प्रकाश किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है। इस प्रकार के प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका निरीक्षण सबसे पहले टिंडल ने किया था, इसलिए इसे टिंडल नाम दिया गया और टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक ना, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, टिंडल नाम दिया गया। और अगर आप भी कोई किसी चीज़ का खोज करेंगे तो आप भी अपने नाम पर रख दीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला है विद्युत कण संचलन। कह रहा है कि यह कोलाइडी विलयनों का एक गुण होता है। सही बात है। एक यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर, ठीक ना, एक यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करते हैं। कण के इस गमन को या इस संचलन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं चित्र भी बनाया हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका प्लस है और यहाँ पर जो माइनस, ठीक ना, ये अपने विपरीत तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। ये देखिए मान लीजिए ये प्लस है तो ये माइनस की तरफ भागेगा और ये माइनस है तो ये प्लस की तरफ भागेगा। ठीक ना, जितने अब मैं बनाया हूँ प्लस माइनस तीर लगा दिया हूँ जिधर जा रहे हैं। ठीक ना, प्लस वाला है तो माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला है तो प्लस की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर चौथा का ख वाला। ठीक ना, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा का ग वाला। तो प्रश्न नंबर चौथा का ग देखिए यहाँ पर है और देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एमीन किन्हें कहते हैं। एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए क्या करना है, आपको समझाना है, यानी कि लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए एमीन लिखे हैं। ये क्या है, हेडिंग है एमीन। आपको देखिए यहाँ पर एल्किल एमीन ये क्या है, एल्किल एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक ना, सही बात है। एल्किल एमीन क्या होता है, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो होते हैं उनको जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एल्किल समूह द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रतिस्थापित किए जाते हैं, यानी कि वहाँ से हटाए जाते हैं, तब जाकर वो क्या बनता है, एमीन बनता है। ठीक ना, अब देखिए प्राथमिक एमीन क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। ठीक ना, यानी कि नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोजन बेंजीन जो होता है सल्फोनामाइड बनता है। ठीक ना, इसमें क्या बनता है, सल्फोनामाइड बनता है। यह प्रबल अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे, प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक ना, यह क्षार में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार में विलय होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल भी लिया हूँ। यहाँ पर देखिए सल्फोनिक क्लोराइड लिए हैं, क्या लिए हैं, बेंजिल सल्फोनिक क्लोराइड लिए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, Cl निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये हाइड्रोजन HCl मिल जाते हैं, बन जाते हैं HCl। क्या बन जाते हैं, HCl बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन जाके सल्फर से जुड़ जाता है। ठीक ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइट्रोजन सल्फर से जुड़ गया है। ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका, नमो तो नहीं, ये बन गया नाइट्रोजन बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक ना, नाइट्रोजन बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया, प्लस HCl निकल गया। अब देखिए द्वितीयक एमीन में क्या होता है, द्वितीयक एमीन है नाइट्रोजन यानी कि यानी इसको कहेंगे एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। यह अम्लीय नहीं होता है ये, तथा यह क्षार में अविलेय होता है। कैसा होता है, क्षार में अविलेय होता है। यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिए जो यहाँ पर लिए थे, फिर वही चीज़ यहाँ पर लिए जो यहाँ पर लिए थे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर कहे थे कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या कर लेता है, एल्किल ग्रुप ला लेता है, यानी कि एल्किल समूह से जुड़ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकला था, C2H5 लगा था। यहाँ पर भी देखिए C2H5 दूट हो गया, यानी कि ये द्वितीयक एमीन हो गया और ये प्राथमिक एमीन हो गया। ठीक ना, ये R वाला ग्रुप है, ये R वाला ग्रुप है, तो दो R वाले ग्रुप है, तो इसमें हो गया ये द्वितीयक वाला, ये हो गया आपका प्राथमिक। तृतीयक अगर तीन थे, यहाँ भी आपका अगर C2H5 आ गया तो तृतीयक एमीन हो जाएगा। ठीक ना,
अब देखिए यहाँ पर HCl यहाँ पर क्या है, HCl निकल जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एन डाई एथिल बेंजीन, ठीक ना, डाई एथिल बेंजीन बोलेंगे। एन डाई एथिल बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एथिल बेंजीन है, एथिल जो है किस पर आ रहा है, नाइट्रोजन पर, तो इसको बोलेंगे एन, इसके लिए एकदम इसके लिए एन, ठीक ना, तो एन डाई एथिल बेंजीन, ठीक ना, ये हो गया बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक ना, बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड आपका बन गया, ठीक ना। तीसरा वाला कह रहा है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन में क्या होता है कि देखिए तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन जो है तीनों एल्किल ग्रुप से, इसकी जो 3 वैलेंसी है तीनों एथिल ग्रुप से क्या है, एथिल यानी कि एल्किल ग्रुप से पूरा जुड़ी हुई है। इसमें से न हाइड्रोजन निकलेगा, न HCl बनेगा, न नाइट्रोजन इसमें जुड़ेगा, ठीक ना, इसलिए यह क्रिया नहीं करता है किसके साथ, ये क्रिया नहीं करता है किसके साथ, सल्फोनेमाइड बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड से, ठीक ना, बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है आपका तृतीयक एमीन। प्रश्न नंबर घ वाला बचा है, तो प्रश्न नंबर घ वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर चौथा का घ वाला, ठीक ना, देखिए फेलिंग विलियन क्या है, फेलिंग विलियन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, समीकरण भी दीजिए, समीकरण भी आपको देना है, क्या परिवर्तन होना है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए फेलिंग विलियन क्या है, पहले तो परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए फेलिंग विलियन कापर सल्फेट का जली विलयन होता है, ठीक ना, जो फेलिंग विलयन होता है CuSO4 यानी कापर सल्फेट का क्या होता है, जली विलयन होता है, जिसे CuO कापर ऑक्साइड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, ठीक ना। यह ग्लूकोज के जली विलयन में डालकर गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर ग्लूकोज के जली विलयन में डालते हैं कापर ऑक्साइड को यानी कि फेलिंग विलयन को, तो क्या होता है कि इसमें देखिए आपको लाल PPT मिलता है, यानी कि लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक ना, कापर क्यूप्रिक ऑक्साइड का, किसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया भी हम लिख लिए CHO, ये बॉटम पर CHO है और यहाँ पर देखिए CHOH 4 बार है, ठीक ना, फिर यहाँ पर CH2OH, ये आपका ग्लूकोज हो गया, और ये C2CuO यानी कि कापर ऑक्साइड यानी कि फेलिंग विलयन हो गया। फेलिंग विलयन से जब क्रिया कराते हैं तो ये देखिए आपका COOH और CH2OH, और ये बकिया सब वही रहेगा। यहाँ पर देखिए COOH ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, लाल PPT यानी कि लाल क्या है, लाल अवक्षेप आपका बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप निकल गया। और देखिए आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, इसी सेट का दूसरी वीडियो रहेगी, उस पर लिखा रहेगा पार्ट 2 सेट 3 2022 347 GJ पार्ट 2 लिखा रहेगा, ठीक ना, उसको देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 1 था, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी मतलब इसकी ज़रूरत है, ठीक ना। और पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।